नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि भारत और चीनी सैनिकों की झड़प पर पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में चीन को जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी देश भ्रम में ना रहे, उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बता दें कि हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन के भी 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है। चीन के विदेश मंत्रालय ने नुकसान होने की बात कही है, लेकिन उसने कोई आंकड़ा नहीं जारी किया है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और देश के रक्षा प्रमुख बिपिन रावत के साथ बैठक की। बैठक में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बने हालात को लेकर चर्चा की गई। देश में उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को तैयार किया गया है। 19 जून को पीएम मोदी ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। ओके, तो ये आपने सुना, प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उकसाएगा तो उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ शब्दों में पीएम ने कह दिया है। और इस पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ताजा हालात क्या हैं? जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव के हालात बने हैं, इसको लेकर बॉर्डर पर ताजा हालात क्या हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बॉर्डर पे अभी भी बातचीत चल रही है। मेजर जनरल लेवल की बातचीत वहां चल रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बातचीत होनी चाहिए वो भी बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बीच में आकर देश का सबसे बड़ा आदमी, देश का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसको लेकर हो सकता था, मैंने आपको बार बार कहूँ कि हो सकता था ये बयान राजनाथ सिंह से भी दिलवा सकते थे, हो सकता था ये बयान आपको विदेश मंत्री से जयशंकर से भी दिलवा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को चुना। चूंकि देश को भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि मैंने कहा, अभी तक कहा नहीं है, जो कहा है वो करके दिखाया है। यानी कि इससे पहले अगर आप जाते हैं तो उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाना, उसके अलावा आपको पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, और आज की डेट में अब चीन भी उसी लीग में आगे खड़ा हो गया है। चीन और पाकिस्तान की दुश्मनी मतलब भारत से जो है एकदम उस बराबर में है, और भारत ने बार बार कहा है और अभी भी लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हम अपने अखंडता के साथ, हम अपने संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, और हमें कोई भ्रम में ना रहे। चीन को ये चेतावनी, अगर आप दूसरे लहजे में देखें तो ये बड़ी चेतावनी है कि कोई भ्रम में ना रहे कि हमें छेड़ कर चला जाएगा। और हमारा सिद्धांत रहा है देश का पहले से कि हम छेड़ते किसी को नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं है। भले 1965 की वार की बात लोग कहेंगे, चाइना को बहुत बड़ा देश कहेंगे, बहुत शक्तिशाली देश लोग कहेंगे, लेकिन आज की डेट में ये हकीकत भी है कि चाइना पूरी दुनिया से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया उसको नफरत की निगाह से देख रही है। कोरोना के इस दौर में चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे तमाम वो देश हो, तो आज ये सारे देश भारत के साथ खड़े होंगे। भारत की ये मजबूती है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या रणनीति बनाता है? क्या आर्थिक रूप से उसको चाइना को अलग थलग कर देना है पूरे दुनिया से, या फिर उसको वॉर के रूप में जाने की स्थिति बनती है? जो भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एकदम साफ साफ कहा है कि हम किसी तरह से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। कोई भ्रम में ना रहे, हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं, हम बदला लेना जानते हैं, और हमारे सैनिकों ने भी मारते मारते मरे हैं। क्लियर कट संदेश है कि हम खाली मरे नहीं, हमारे लोग शहीद नहीं हुए हैं, उन्होंने लोगों को मारा, उसके बाद शहीद हुए हैं। तो कोई सबसे बड़ी चीज
समझे कि एक देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह का मैसेज देता है तो एक जनता में, खासतौर पे देश की जनता को प्रधानमंत्री में भरोसा है, और ये बार बार साबित होता है। आप कोरोना के दौर में देख लें, इससे पहले नोटबंदी के दौर में देख लें, पाकिस्तान के तमाम अटैक के दौर में देख लें, तो कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री आज तक फेल हुए हैं। तो एक भरोसा प्रधानमंत्री पे है, उसी भरोसे को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने बयान को दिया है और लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत सक्षम है अपना जवाब देने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रवि, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बॉर्डर पर जो सेना के लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन दिल्ली में इस मामले को लेकर के क्या एक्शन प्लान तैयार हो रहा है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो कल से आप गौर कीजिए, कल से जब ये खबर आती है लगभग 1 बजे के आसपास, उससे पहले भी लगभग 3 घंटे की बैठक चली थी। राजनाथ सिंह ने तमाम लोगों के साथ बात की, तीनों सेनाध्यक्ष थे, सीडीएस उस बैठक में मौजूद थे, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उस बैठक में मौजूद थे। 3 घंटे वो बैठक चली। वो बैठक खत्म होने के बाद आपको याद होगी कल भी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी, इसलिए 1-2 घंटे का गैप हुआ। जैसे ही वो बैठक खत्म होती है उसके बाद राजनाथ सिंह के घर आते हैं, आर्मी चीफ मिलने के लिए आते हैं, सीडीएस उनसे मिलने के लिए आते हैं, वहाँ बैठक होती है, एस जयशंकर उनसे मिलने के लिए आते हैं, और मीटिंग के तुरंत बाद एस जयशंकर जो विदेश मंत्री वो जाकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। रात में सीसीएस की बैठक बुलाई जाती है, और आज सुबह से आप देखें तो सुबह से फिर से रक्षा मंत्रालय में तीनों सेनाध्यक्षों के साथ और सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह ने बैठक की है। तो भारत कल से ही, जब से ये घटना आई है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद जो खबर आती है उसके बाद से ही भारतीय सरकार, भारत की सरकार हो, सेना हो, तमाम लोग एक्टिव हैं। हर लेवल पे बातचीत भी चल रही है और अपनी तैयारी का जायजा भी लिया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, हम क्या किस लेवल पे जा सकते हैं, कहाँ से चाइना को किस तरह से घेर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपको भी अपनी सैन्य क्षमता पता है, और चीन की सैन्य क्षमता के बारे में भी आपको पता है, चीन की आर्थिक क्षमता के बारे में भी आपको पता है। तो सब चीज़ों का अंदाजा लेने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। लेकिन जो बयान दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये सराहनीय है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब देश की जनता में एक मैसेज था कि हमारे जवानों को चाइना ने मारा है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान से ऐसी चीज होती आई है, और पाकिस्तान के साथ भी सैन्य युद्ध में अगर कहें तो बॉर्डर पे ऐसे लोग इतने 30-40 साल में कभी नहीं मारे गए। तो अगर इस तरह की घटना आती है तो ऐसी घटना के लिए भारत सरकार किस तरह से तैयार है, ये मैसेज एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बयान के जरिए दे दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अपनी अखंडता के लिए और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, और उस लेवल पे हर तरह की तैयारी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि डिप्लोमेटिक लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रधानमंत्री ने तमाम दुनिया के देश के जो चीफ्स हैं उनसे भी बात की होगी, उसके बाद ये सारी चीजें आई होंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपने भारत और चीन के बीच संघर्ष में गलवान घाटी का नाम बार बार सुना होगा। यह जगह लद्दाख में मौजूद है, लेकिन गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच विवाद की आखिर वजह क्या है? इस सवाल का जवाब मिलने के बाद आप समझ जाएंगे कि चीन इस इलाके में बार बार घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का पुराना वीडियो है, और कल गलवान घाटी में भी दोनों देशों के सैनिक इसी तरह एक दूसरे से भिड़ गए। अब आपको बताते हैं कि गलवान घाटी भारत के लिए क्यों जरूरी है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चिन को भारत से अलग करती है, और अक्साई चिन पर साल 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। साल 1962 में हुए युद्ध में भी गलवान घाटी के इलाके में ही संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यह इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के शिनजियांग प्रांत और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है, और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। अगर लद्दाख में भारतीय सैन्य निर्माण कर रहा है तो वहां से भारत के लिए चीन पर नजर रखने में आसानी होगी। यहाँ पर दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में निर्माण का काम शुरू किया। चीन पहले ही अपने नियंत्रण वाले इलाके में निर्माण कर चुका है, और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। गलवान घाटी क्योंकि चाइना के लिए बहुत बहुत जरूरी है आज के दौर में, वहां से पीछे हटने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ चाइनीज को। पहले चीन को भारत से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन साल 1962 के मुकाबले आज का भारत ज्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से भी ताकतवर है।
यानी कि भारत सीमा पर लद्दाख सहित सभी जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। लद्दाख में भारत की इसी कोशिश को चीन अपने लिए चुनौती मानता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओके, तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि क्यों चीन बार बार यहां पर घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर चीन के कायराना हमले से पूरा देश गुस्से में है और देश के हर कोने से चीनी सामान के बहिष्कार की बात होने लगी है। लेकिन क्या ताजा हालात में हम चीन से इंपोर्ट बंद करने की स्थिति में हैं? क्योंकि हम बड़ी मात्रा में चीन से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें। हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। इसी मुद्दे पर देखिए आज शाम 6 बजे हमारा खास शो चीनी चीजों को चलता करो। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार और बैंकों ने अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से कहा गया कि 6 महीने की ब्याज माफी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि बैंक ग्राहकों को जमा पर ब्याज देना होता है। बैंकों ने भी अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि ब्याज नहीं मिलने पर दबाव बढ़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद यहां पर जुड़ चुके हैं। दानिश, लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी को लेकर सरकार और बैंकों की तरफ से और क्या दलीलें रखी गई हैं? जी देखिए, आज की जो हियरिंग थी, उस हियरिंग में आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक जवाब देना था। तो हर किसी ने अपना अपना पक्ष रखा है। बैंकर्स का ये मानना है कि अगर आप 6 महीने का जो मोरेटोरियम देने के बाद अब इंटरेस्ट अगर हम नहीं लेंगे कस्टमर से, तो हमको अपने डिपॉजिटर्स को भी आगे इंटरेस्ट देने में काफी समस्या आएगी। और इस पे सरकार का जो पक्ष था, उन्होंने ये बोला था कि ना कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को मेजर इसमें झटका लगा, लेकिन काफी हम देखते हैं तो एनबीएफसी भी हैं और काफी अन्य कंपनियां हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनको भी काफी इससे समस्या आएगी। और उन्होंने ये बोला, सरकार का ये पक्ष भी था कि काफी ऐसी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि 2022 तक जीडीपी हर देश की एक प्रेशर में रहेगी और ये भारत की जीडीपी में उसका खासकर असर पड़ेगा। तो अगर एक स्लो डाउन में और एक रिकवरी के फेज में, पोस्ट कोविड के रिकवरी के फेज में अगर बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो ये सेक्टर के लिए काफी एक नेगेटिव बात है। और बैंकर्स के ये भी पक्ष रखा था, उन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सिर्फ 10% लोगों ने ही मोरेटोरियम को अभी तक अवेल करा है। अभी भी 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोरेटोरियम को अवेल नहीं करा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, सबसे मेजर ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की इसमें ये रही, उन्होंने बोला कि सरकार की ड्यूटी है, सरकार को लोगों को जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा कि अगर आप मोरेटोरियम लेते हैं तो आपको उसमें क्या फायदा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की 2-3 और मेजर ऑब्जर्वेशन रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि मोरेटोरियम का एक पर्पस होता है और उस पर्पस को सर्व करना चाहिए, और सरकार सिर्फ और सिर्फ बैंक पे ये डिसीजन नहीं छोड़ सकती है, और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए। ये सिर्फ एक डिपॉजिटर और एक सिर्फ बैंक के बीच में इसको पूरे इशू को नहीं रखना चाहिए। सरकार को और सलाह मशवरा करना चाहिए और बैंक को उनको आदेश देने चाहिए कि इस स्थिति पे उनको क्या करना है। और सरकार ने ये भी बोला है कि इंटरेस्ट जितना भी है वो काफी एक मेजर लॉस रहेगा ही रहेगा। लेकिन दूसरे हाथ पर सरकार गवर्नमेंट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मेरिट सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ मोरेटोरियम के दौरान जो इंटरेस्ट लग रहा है उसी को वो चाहती है कि उस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2003 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 11,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के 10,974 नए मामले सामने आ गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 3,54,000 के पार पहुंच गई है। अभी तक 1,86,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां संक्रमितों की संख्या 1,13,400 के पार हो गई है।
अब तक यहां 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहां 44,000 के पार केस दर्ज हो चुके हैं और 24 घंटे में यहां पर 1859 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में महामारी ने 1800 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। और देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का आज दूसरा दिन है। आज पीएम 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज उन राज्यों के साथ बैठक है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों में अनलॉक को जारी रखने या न रखने पर भी फैसला किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। समीर, आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक का दूसरा दिन है। क्या क्या बड़े फैसले होने की उम्मीद है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ ये जो बैठक है इसके शुरुआत इस बात से हुई कि प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिल करके 2 मिनट का मौन रखा उन शहीदों के लिए जो भारत और चीन की सीमा पे जो शहीद हुए हैं भारतीय सेना के जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और उसके बाद अभी मीटिंग जारी है, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा का दौर इस वक्त जारी है। अहम बात यह है कि ये जो 15 मुख्यमंत्री हैं 15 राज्यों के, ये उन राज्यों से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मामले बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। और इसमें सबसे टॉप 3 जो स्टेट बने हुए हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो इनका फीडबैक इस वक्त लिया जा रहा है कि तमाम सख्ती के बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी और अनलॉक में कंटेनमेंट जोन में जो सख्ती रखी है उसके बावजूद भी क्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये फीडबैक फिलहाल लिया जा रहा है, लेकिन लगातार संकेत इस बारे में भी सामने आ रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉटस्पॉट जोन है, महाराष्ट्र में एक बड़ी वजह बना है मुंबई, इसी तरीके से तमिलनाडु में भी, चेन्नई और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से मामले बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं, और दिल्ली तो जिस तरीके से 45,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। तो सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि अभी इन जगहों पर जो सख्ती है या लॉकडाउन का जो तगड़ा स्वरूप है उसको आगे जारी रखने पर बातचीत चल रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पटरी पर लाना है। तो इन दोनों बातों के बीच में किस तरीके से तालमेल बिठाया जाएगा, इसको लेकर के फिलहाल चर्चा चल रही है। माना यह जा रहा है कि जब अनलॉक का दूसरा चरण यानी कि 30 जून के बाद देश की क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगा देश, तो उसका खाका इन्हीं 2 बैठकों से होकर निकलेगा। आपको बता दें कि आंकड़ों के नज़रिए से अगर बताएं तो दिल्ली का अगर जिक्र करें तो दिल्ली में लगातार मौत और कोरोना संक्रमित पॉजिटिव जो मामले हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। जो कुल आंकड़ा दिल्ली का है वो तकरीबन 45,000 पहुंच गया है और मौत का आंकड़ा भी करीब करीब 2,000 यानी कि 1850 से ज़्यादा है। और इसकी वजह से दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर बना हुआ है। यहाँ पर लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस में कोई ग्राफ नीचे आता हुआ या थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों से चिंतित इस वक्त ये जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, इसमें फीडबैक लेने के बाद में आगे की राह तय होगी। और माना यह जा रहा है कि जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर अभी सख्ती बरकरार रह सकती है और जो अन्य ज़िले हैं या इलाके हैं वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने के लिए और छूट या रियायत देने पर आगे अनलॉक 2 में ऐलान किया जा सकता है। जी ओके, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के इलाज में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेक्सामेथासोन नाम की दवा को कोरोना के इलाज के लिए कारगर बताया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक दवा की कम डोज कोरोना वायरस के मरीजों पर कारगर साबित हुई है। इस दवा का 2104 मरीजों पर ट्रायल किया गया था। अर्थराइटिस, अस्थमा, एलर्जी में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल होता है। यह एक सस्ती जेनरिक दवा है जो भारत में आसानी से मिल जाती है। कैडिला, जायडस और वॉकहार्ट जैसी कंपनियां ये दवा बनाती हैं।
और मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है, देश के कई इलाकों में तय समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हां, और मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार और तेज होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम के कई इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। बिहार के सभी जिलों में समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश और यूपी में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में 21 जून को बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। भारत चीन सीमा विवाद का दबाव आज बाजार पर भी देखने को मिला। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 125 अंक तक गिर गया। सेंसेक्स में भी 97 अंकों की गिरावट देखी गई और ये 33,508 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार के आज पूरे दिन के एक्शन को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। बताइए आशीष। देखिए, भारत और चीन की सीमा के बीच विवाद के चलते बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। हालांकि उसके बाद बाजार ने कोशिश जरूर की ऊपरी स्तरों पर आने के लिए, लेकिन लगातार हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का जो प्रेशर है वो हावी होते नजर आए। कुछ स्टॉक्स की सूची पर फोकस करते हैं जहां पर आज के सत्र में मंदी की पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशंस बनी। इंफ्राटेल देखिए, यहाँ पर स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, साथ ही ओपन इंटरेस्ट में 20% का इजाफा देखने को मिला। आखिरी 1 घंटे में अगर आप गौर करके देखें तो रिलायंस में भी गिरावट देखने को मिली। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि फेसबुक और जो रिलायंस जियो की डील हुई है उसकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच करेगा। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा देखने को मिला। और कहीं ना कहीं पूरे बाजार पर रिलायंस की गिरावट ने भी प्रेशर काफी ज्यादा डाला। नाल्को एक मेटल स्टॉक है जहां पर गिरावट देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में 13% का इजाफा देखने को मिला, यानी यहाँ पर भी जो है मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर काफी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी देखने को मिली। चोला फाइनेंस देखिए 46% का शानदार ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिला, स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। एस्कॉर्ट्स अब लगभग सभी टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर आ रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 40% का उछाल देखने को मिला। ब्रिटानिया में भी सुबह से तेजी बरकरार देखने को मिली, ओपन इंटरेस्ट में 15% का इजाफा देखने को मिला। और साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक NBFC काउंटर ऐसा है जहां पर 14% का ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखने को मिली और स्टॉक में भी लगभग 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली और खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दिग्गज मारुति, यहाँ पर 4 से 4.5% की तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। यहाँ पर TVS मोटर्स, आइशर और ऑटो एंसिलरी स्पेस से मदरसन सुमी, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। निचले स्तरों से बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स की बड़ी लंबी सूची है जहां पर खरीदारी या तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप, मिड कैप, MNC स्टॉक अगर आप देखें तो बाजार में जब भी हल्का सा प्रेशर देखने को मिलता है, डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग आती हुई नजर आती है। और आज के सत्र में भी आप देखें IOL केमिकल्स, वोकहार्ट, नोवार्टिस, MNC कंपनी जो है और बायोकॉन में बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन NBFC स्टॉक्स बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला। दिग्गज बजाज फिनसर्व, HDFC, M&M फाइनेंस और उज्जीवन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज गिरावट जो है साफ नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक, मिड कैप स्पेस से बंधन बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इनमें गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव था। ओके, बहुत शुक्रिया आशीष आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।